नमस्कार। ब्रेक के बाद दर्शकों आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। इंडिया न्यूज में बेहद खास कार्यक्रम का वक्त हो गया है। आंकड़े हमारे, फैसला आपका। आज हम बात करेंगे मध्य पूर्व में बढ़े टेंशन की। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच ईरान और अमेरिका के बीच संभावित समझौते को लेकर एक बार फिर अनिश्चितता का माहौल बन गया है। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच में बातचीत को आगे बढ़ाने की कोशिश हुई, लेकिन क्षेत्रीय हालात, सुरक्षा चिंताएं और राजनीतिक मतभेद इस प्रक्रिया को लगातार प्रभावित कर रहे हैं। ईरान की ओर से संकेत दिए गए कि क्षेत्रीय संघर्षों, विशेषकर लेबनान और इजरायल से जुड़े घटनाक्रमों को नजरअंदाज कर आगे बढ़ना संभव नहीं होगा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत गंभीर संकट में पहुंच चुकी है? क्या दोनों देश को क्षेत्रीय संघर्षों से अलग रखकर परमाणु और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा जारी रखनी चाहिए? और आखिर इस वार्ता की सबसे बड़ी बाधा क्या है? क्या समझौते की संभावना बढ़ाने के लिए अमेरिका को अपनी कुछ शर्तों में नरमी दिखानी चाहिए? और क्या इजरायल की सुरक्षा चिंताएं तथा उसकी नीतियां इस पूरी प्रक्रिया को इफेक्ट कर रही हैं? इन्हीं अहम सवालों पर हमने जनता की राय ली है। आइए चले देखते हैं इंडिया न्यूज के सर्वे में जनता ने क्या कुछ कहा है। सर्वे में हमने क्या सवाल पूछा और जनता ने किस तरीके से अपने जवाब आंकड़ों के जरिए दिए। सवाल नंबर 1, क्या आपको लगता है कि ईरान अमेरिका वार्ता फिलहाल गंभीर संकट में? देखिए सवाल नंबर 1 आ चुका है स्क्रीन पर। इसके आंकड़े हम फटाफट से आपको दिखाना चाहेंगे कि जनता ने क्या रिएक्ट किया है। 32% हाँ, वार्ता लगभग विफलता की स्थिति में पहुंच गई। विफल है मतलब फेल्योर है। बातचीत के जरिए समाधान निकल सकता है, 42% लोग सोच रहे हैं। 26% नहीं, ये केवल अस्थायी गतिरोध है। और 0 कहना मुश्किल है। ये रहा सर्वे नंबर 1, जनता ने जो रिएक्ट किया। सर्वे नंबर 2 पे चलते हैं। क्या आपको लगता है कि लेबनान का मुद्दा समझौते में बड़ी बाधा बन रहा है? अब इस पर दिखाते हैं आंकड़े। इसी का मुद्दा मेन चल रहा है। 48% हाँ, ये प्रमुख बाधाओं में से एक है। 24% कुछ हद तक असर पड़ रहा है, नहीं मुख्य बाधाएं अन्य मुद्दे हैं। 19% लोगों ने माना और 9% कह रहे हैं कहना मुश्किल है कि क्या चल रहा है। सर्वे नंबर 3 पे आते चलिए। आपके अनुसार यहां हमने सवाल पूछा कि वार्ता में सबसे बड़ी बाधा क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है दोनों देशों के बीच में जो बातचीत नहीं हो पा रही है। 48% अमेरिका ईरान के बीच गहरा अविश्वास है, भरोसा ही नहीं दोनों देशों को। 19% परमाणु कार्यक्रम और प्रतिबंधों को लेकर मतभेद है। 12% लोग कह रहे हैं मध्य पूर्व के क्षेत्रीय संघर्ष और सुरक्षा चिंताएं। और 11% लोग कह रहे हैं बाहरी देशों और सहयोगी शक्तियों का दबाव। ये रहा सर्वे नंबर 3, सवाल नंबर 3। अब चलिए चौथे की बारी आती है। चौथा सवाल हमने पूछा सर्वे पर कि आखिर जिस तरीके से ये जो युद्ध चल रहा है, क्या अमेरिका को समझौते के लिए अपनी कुछ शर्तों में नरमी दिखानी चाहिए? अब इस पर जनता ने देखिए क्या रिएक्ट किया है। 78% लोग कह रहे हैं हाँ, समझौता तभी होगा। 10% सीमित नरमी दिखाई जा सकती है। 22% नहीं, अमेरिका को अपने रुख पर कायम रहना चाहिए। 0 कहना मुश्किल है। यह रहा सवाल नंबर 4। चलिए पांचवें सवाल पे जाते हैं। क्या आपको लगता है कि इजरायल की नीतियां और सुरक्षा चिंताएं भी डील को आड़े हाथों ले रही हैं, जो तमाम इजरायल की बातें हैं? अब इस पर 50%, सबसे महत्वपूर्ण यही है। 17% कुछ हद तक जिम्मेदार है, नहीं अमेरिका ईरान के बीच में मतभेद है। हमने इजरायल को लेकर सवाल पूछा था। 12% कहना मुश्किल है। ये रहे सवाल नंबर 5 हमारे सर्वे में, इंडिया न्यूज के सर्वे में। ये तमाम आंकड़ों के जरिए आपको जवाब दिखाने की हमने कोशिश की है। और मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुकी हैं। श्रुति दास गुप्ता, विदेश मामलों की जानकार, फॉरेन एक्सपर्ट है, जुड़ चुकी है। बहुत स्वागत है श्रुति दास जी आपका। राजलक्ष्मी जोशी राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी अभी जुड़ेंगे, लेकिन पहली मेहमान मेरी है श्रुति दास गुप्ता जी। आपका बहुत स्वागत है। और पहला मेरा सवाल आपसे यही होगा, देखिए टेंशन इज गोइंग ऑन और इसका समाधान तो लगता है कि नहीं निकलने वाला है। अब इजराइल का मुद्दा है, इजराइल कह रहा है कि हम खुददार देश हैं, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। वो तो अमेरिका को ही कर रहा है ना श्रुति जी। अब क्या लगता है कि दोनों देशों के बीच में कब ये शांति वार्ता होगी सफल? देखिए, मेरे हिसाब से तो जो एटलीस्ट ऑफिशियली आ रहा है कि पहला पड़ाव तो पार हो चुका है, कि भाई एक अंडरस्टैंडिंग जो है उसका फर्स्ट स्टेप आ चुका है। पर उसके अंदर भी जो क्लॉज डाला गया है वो बहुत वियर्ड लगता है मुझे, जिसको कहा जा रहा है डी कॉन्फ्लिक्टाइजेशन ऑफ लेबनान। और उसके अंदर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कतर और पाकिस्तान को कि वो जाके डी कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, और इसराइल उसको रिजेक्ट कर चुका है। वो लेबनान के अंदर लेबनीज आर्मी के अलावा और किसी की सॉवरेनिटी नहीं मानता है। वो कह रहे हैं लेबनीज आर्मी जब आके हिजबुल्लाह को डिसआर्म कर देंगे, हम पीछे हट जाएंगे, अपनी लिटानी रिवर के बफर जोन को भी खाली कर देंगे। लेकिन लेबनीज आर्मी जो है वो इस समय असमर्थ है ये करने के लिए। तो ये जो क्लॉज डाला गया है वो ऑलरेडी मुझे लगता है इस वक्त प्रूव नहीं हो सकता। जबकि यही दो जन को एक्सेप्ट किया था बोर्ड ऑफ पीस के अंदर इसराइल ने, पर वो इस वक्त ईरान वॉर के अंदर इन दोनों को ही पक्ष जो है नहीं मानता है। वन, क्योंकि दोनों ही इसराइल को मान्यता नहीं देते हैं एज अ नेशन।
टू, दोनों के ही ऑफिशियल लाइन यही है कि इजराइल नहीं होना चाहिए, सिर्फ फिलिस्तीन होना चाहिए। और थ्री, क्योंकि जितनी भी शांति वार्ताएं हुई हैं या मेमोरेंडम ऑफ हम्म। अंडरस्टैंडिंग्स हुई है, वो इसराइल के एक्शंस को लेकर हो रही हैं, जबकि इसराइल को उसके बारे में कंसल्ट भी नहीं किया जा रहा है। तो कोई तीन जन आपस में बैठे हैं, वो एक खिचड़ी पका रहे हैं और उसको ठूसने की कोशिश कर रहे हैं इसराइल के गले के नीचे, जो वो नहीं एक्सेप्ट करेगा। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो इसमें अब हम इस पॉइंट पे आ जाते हैं कि अब अमेरिका आगे क्या कर सकता है। वेल, अमेरिका के पास दो चीजें, या तो दोबारा से युद्ध शुरू कर ले इसराइल के लिए, क्योंकि इस वक्त जो ये पीस कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं और जहां जितनी भी आप फुटेज वहां से आते हुए देख रहे हो, तो वो प्रो अमेरिका या हम्म। अमेरिका के सामने लोग झुक रहे हैं वैसी वाली तो नहीं आ रही है। और दूसरा, वो क्या कर सकता है कि इसराइल को वेपन्स सप्लाई देना बंद कर दे। तो अगर प्रोलॉन्ग्ड वॉर जो चल रहा है उसका लेबनान के अंदर या हमास के साथ, तो उसके अंदर वो थोड़े टाइम बाद अपने स्टॉक्स उसके खत्म हो जाएंगे। वो काफी हद तक अमेरिका पे डिपेंडेंट है, ईयू के नेशंस ऑलरेडी उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो उसके पास जो है कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा कि वो डी कॉन्फ्लिक्टाइजेशन की तरफ पलट के देखे। पर ठीक है। क्या ये दोनों हम्म। में से कोई भी रास्ता अपनाया जा सकता है? मुझे नहीं लगता। तो ये इस वक्त जो है ये ड्रामा चल रहा है 60 दिन का, देखते हैं ये किस तरफ मोड़ लेगा। बिल्कुल। और राजलक्ष्मी जोशी पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो भी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत है राजलक्ष्मी जी। और आपसे मेरा यही सवाल होगा, देखिए जिस तरीके से कमेटियां बनाई गई हैं दोनों देशों के लिए, लेकिन कमेटी बनाने से क्या होगा? कतर पाकिस्तान जो है तमाम दावे कर रहे हैं। इसके साथ ही बात की जाए, एक बार फिर से ब्रेंट क्रूड उछला है, जाहिर सी बात है भारत पे भी इसका असर पड़ेगा। फिलहाल तो स्टेबल है, प्राइसेस आर स्टेबल टिल डेट, लेकिन इसके बावजूद भी जो तमाम खामियां हैं दोनों देशों की, उस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगी? क्योंकि कोई समझौता हो ही नहीं रहा है। जी नमस्ते। नमस्ते। देखिए, इसमें ऐसा है कि इसमें जो जुड़े जो प्रत्येक जन है उनका हर एक का ऑब्जेक्टिव अलग है। हम्म। और वैसे देखा जाए तो आज तक अमेरिका का क्या ऑब्जेक्टिव था, ये आज तक किसी को वो स्पष्टीकरण नहीं है। हम्म। वो तेल के लिए है, न्यूक्लियर है, क्या है, ये अभी तक स्पष्टीकरण ही नहीं है उसका। लेकिन हाँ, इसराइल की जो है वो बहुत ही स्पष्ट है कि उनकी जो संप्रभुता है वो उनके लिए सर्वश्रेष्ठ है, और ये ये होना बात ही बिल्कुल चाहिए। ठीक है। हाँ। ये तो प्रत्येक देश के लिए वो अपना देश हित जो है वो सबसे पहले होना ही चाहिए। हम्म। तो उनके लिए तो वो वही है, तो वो इसीलिए ऐसा हो रहा है कि ये जो है वो युद्ध, वैसे देखा जाए तो ईरान का क्या है, सबसे ज्यादा उनका जो एक्शन है वो ईरान का एक्शन तो इसराइल के विरुद्ध ही है। और उसका जो, अगर न्यूक्लियर वेपन्स अगर वो बनाते हैं तो उसका तकलीफ भी वैसे देखा जाए तो इसराइल को ही होगा। तो और उनकी जो प्रॉक्सीज है वो तकलीफ दे रहे हैं इसराइल को। तो हम्म। इसीलिए इसराइल जो कह रहे हैं वो उनकी तरफ से तो बराबर है। अभी प्रॉब्लम ऐसा है कि अभी ये जो अमेरिका ने जो वैसे देखा जाए तो एक युद्ध छेड़ दिया है। और मुझे लगता है कि बिना सोचे बिना जाने कि सामने वाले की क्या क्षमता है, ये बिना जाने उन्होंने हो सकता है कि उन्होंने उनको अंडर एस्टिमेट कर दिया। और इस तरीके से अभी आज ये बढ़ गया है युद्ध कि उनको किसी न किसी तरीके से वो पीछे हटना है। लेकिन जो जो इजराइल जो देश है जिसका वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वहां पर, उनको वो बिना पूछे, बिना उनको कंसल्ट किए, बिना उनकी तकलीफे को समझे, बिना उनको उनके और सेंसिटिविटी रखे, उन्होंने जो भी डील बनाई है वो हम्म। कहते हैं कि ऑल फ्रंट्स में जो है वो युद्ध रुक जाएगा। हम्म। लेकिन इजराइल कहता है कि जब तक हमारे ऊपर हमला होता रहेगा तो हम तो बैठेंगे नहीं चुप। अभी आज भी नेतन्याहू ने कहा है कि न ट्रम्प मेरी बात सुनते हैं, न मैं उनकी सुनता हूँ, कि हम दोनों इंडिपेंडेंट देश हैं, हम्म। हम हमारे दोनों के राष्ट्रहित की बात करेंगे। हम्म। तो ईरान ईरान की तो बात ही अलग है। उनका जो है वो कहते हैं कि हमारा जो है वो अपना देश देख रहे हैं, और उनका जो है अभी वो इस तरीके से बर्बाद हो गए हैं कि वो कहते हैं कि हम तो हम्म। बर्बाद हो गए हैं अभी। हम्म। और किस प्रकार से कोई भी उनको धमका सकता है कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। हम्म। तो उनके लिए तो अभी आप सोचिए कि उनको किसी भी तरीके से धमकाने का कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल। तो वो तो उनके प्रत्येक उनके जो कंडीशंस उन्होंने पहले से रखे थे उन्हीं पे अड़े हैं।
आज तक भी, पहले भी उन्हें वही कंडीशंस थे, आज भी वही कंडीशंस है। और वो कोई भी एक कंडीशन से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं करेंगे, लेकिन वो जो एनरिच्ड यूरेनियम की बात है, वो उसके लिए अभी चर्चा होनी बाकी है 60 दिनों में। अभी प्रॉब्लम ऐसा है कि जैसे जैसे कोई भी संकेत आता है कि कोई भी पॉजिटिविटी हो, उसमें ऐसा हो जाता है कि राष्ट्रपति ट्रम्प कोई ना कोई ऐसा स्टेटमेंट कर देते हैं जिसके वजह से ऐसा हो जाता है कि वो जो एक कदम जो आगे बढ़ा देते हैं, वो 4 कदम पीछे चली जाती है, ये जो भी शांति वार्ता है वो। तो इसीलिए ये सारी बात अटकी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो सबसे पहले जो खुला हुआ था, आज वो अगर खुलता भी है वापस, तो उसमें हो सकता है कि कोई टोल लगाए ईरान, जो पहले हुआ नहीं करता था। और इसीलिए आज पूरा विश्व ये पूरी इस घटनाक्रम को बहुत ही बारीकी से देख देख रहे हैं। लेकिन इसका और कितने दिनों तक ये चलेगा, ये आज कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि ईरान तो पीछे हटने से रहा। और अमेरिका अगर बिना कंसल्ट किए इसराइल को ऐसे ही वार्ता करता रहा, और वो भी उनके सहायक कौन है, तो वो जो सबसे बड़े जो टेररिज्म के जो, जैसे आप कह सकते हैं कि वो टेररिज्म के किंडरगार्टन, नर्सरी स्कूल, यूनिवर्सिटी सब जो है, वो पाकिस्तान, वो उनका सहायक है। तो आप सोचिए कि इसराइल जो एंटी टेररिज्म की बात कर रहा है, तो उसमें पाकिस्तान क्या रोल निभाएगा, क्या उनकी भूमिका रहेगी। तो बिल्कुल। आज ये बड़ी दिलचस्प एक परिस्थिति बनकर रह गई है। और बहुत ही चिंताजनक विषय है वैसे ये तो। बिल्कुल श्रुति दास गुप्ता जी, मैं आपका रुख चाहती हूँ। देखिए बात क्लियर है। जब बीते हफ्ते के दिन आपने देखा होगा कि जब नेतन्याहू और ट्रंप की दूरियां बढ़ी, तो लोगों को अंदाजा था कि कुछ होने वाला है। अब देखिए साफ तौर पर नेतन्याहू ने कह दिया कि हम खुददार देश हैं, करते वही हैं जो हमें ठीक लगता है। तो ये तो ट्रंप को चेतावनी है ना। और ईरान ने देखिए दिखा दिया रास्ता अपना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया, 48 घंटों का नया अल्टीमेटम लगा दिया, तमाम नए बहाने ईरान ने भी दिखाए क्योंकि उससे मौका था। अब ऐसे में क्या लगता है, ये जो दूरियां हैं, अब इजराइल वर्सेस अमेरिका हम खुलकर देख सकते हैं या फिर दोनों देश एक दूसरे के साथ मेंटेन करते नजर आएंगे? क्या लगता है आपको? देखिए इसमें ना दो मेरी राय ना तराजू की तरह कर कभी इस तरफ पलटती है, कभी उस तरफ पलटती है खुद भी। क्योंकि एक तरफ जो है मुझे लगता है कि एक मेसी डिवोर्स जो होता है ना, वैसा होने वाला है इसराइल और यूएसए के बीच में, जहां पति पत्नी एक दूसरे के बाल नोच रहे होते हैं ना, वैसा वाला मुझे लगता है यूएसए इसराइल का जो है वो दूरियां बढ़ेंगी। दूसरा मुझे लगता है कि ये भी एक ड्रामा है, क्योंकि इस वक्त जो है ये जो 60 डे विंडो जो दी गई है, क्योंकि आज दो ऐसी रिपोर्ट्स निकली हैं, तो इस 60 डे विंडो के अंदर जो है लोगों ने बोला देखिए ट्रम्प का बर्थडे था, 250th जो है इंडिपेंडेंस डे है उसका यूएसए का, और आने वाले मिड टर्म्स जो हैं उसके अंदर ये अच्छा नहीं लगेगा, तो कुछ एक ब्रेव बड़ी चीज करनी है, तो उसके लिए थोड़ा सा अपने आप को प्लानिंग के लिए टाइम चाहिए, ब्रीदिंग के लिए टाइम चाहिए। तो ये 60 डे विंडो जो है इसके अंदर जो है ये एक दूसरे के साथ मनमुटाव दिखा रहे हैं, और अपनी अपनी जो है इंडिपेंडेंट नेशंस, इंडिपेंडेंट लीडर्स, पॉलिसीज, थिंकिंग ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये 60 डे विंडो के जैसे ही समाप्त होने का समय आएगा, दोनों के इलेक्शंस, मिड टर्म इलेक्शंस जो है यूएसए के वो भी पास आ जाएंगे, और अक्टूबर में जो नेतन्याहू के इलेक्शंस है वो भी पास आ जाएंगे। तो ये जो 60 डे का समय निकलने से पहले, अक्टूबर से पहले, जिससे पहले इजराइल गोज टू वोट, मुझे लगता है कुछ एक बड़ा हो सकता है, और ये दोनों जन ही करेंगे। अगर आप पिछले साल का जो वॉर देखेंगे उसमें आप देखेंगे कि वो कतर गए थे और वो $1 बिलियन डील्स चल रही थी, और तभी भी नेतन्याहू से थोड़ी दूरी दिखाने की कोशिश करी थी ट्रंप ने, और वो वहां से लौटे, और उसके अंदर कुछ ही समय के अंदर ये पहला वॉर जो था ईरान के साथ उन्होंने पिछले साल शुरू कर दिया था जुलाई के अंदर। तो इसीलिए मेरी राय भी जो है ना, कभी इस तरफ लुढ़कती कभी उस तरफ लुढ़कती है, समझ नहीं आ रहा है इस वक्त कि मुझे कौन से घोड़े पे पैसा लगाना चाहिए। देखिए आपकी जो राय है वही जेडी वेंस की लगता है राय है श्रुति दास गुप्ता जी। आप देखिए उनके बयान उठाकर पाकिस्तान से बड़ा प्यार कर रहे हैं जेडी वेंस, मतलब कि ये भारत को क्या चिढ़ाने की नीति सीख ली है अमेरिका ने। वो कह रहे हैं कि मुझे दो लोगों से प्यार है, एक है मुझे मेरी पत्नी से क्योंकि वो भारतीय मूल की हैं, उषा वेंस, और दूसरा मुझे आसिम मुनीर से बहुत प्यार है। मतलब जिससे भारत की जनता नफरत करती है, आसिम मुनीर
मुल्ला मुनीर हम उन्हें कहते ये हैं। बहुत ही गंदा स्टेटमेंट दिया था उन्होंने। हाँ, एक तो पहले हाँ। अपनी अमेरिकन वाइफ को उन्होंने इंडियन वाइफ बना दिया, जस्ट क्योंकि उनकी मूलभूत, जैसे आपने कहा, उनका ओरिजिन जो है वो इंडियन ओरिजिन से था, तो हाँ, उनकी अमेरिकन वाइफ को उन्होंने इंडियन बना दिया। तो एक तो ये बहुत ही गलत कंपैरिजन किया, एग्जैक्टली। अपनी ही वाइफ की सिटीजनशिप को डिनाई करने के बराबर एक बात हो गई है। हम्म। ठीक है, दूसरी बात हो गई कि उन्होंने उनको कंपेयर किया किसी स्त्री के साथ नहीं, एक ऐसे आदमी के साथ जिसके हाथ खून में रंगे हुए हैं। आप भारत और एग्जैक्टली। उसका पाकिस्तान का छोड़ दीजिए, बलूचों का खून, पश्तूनों का खून, अफगानियों का खून, और अब तो पीओजेके के अंदर कश्मीरियों के खून से भी रंगे हुए हैं। तो हाँ, एक उन बिना दोनों थोड़ी की काम तुलना करें। करना बहुत ही बुरी कंपैरिजन थी। और मेरे हिसाब से जेडी वैंस, जहां तक जो अमेरिकन पॉलिटिक्स में आजकल पढ़ रही हूँ, इस वक्त वो चयन चल रहा है कि नेक्स्ट कौन लड़ेगा रिपब्लिकन की तरफ से, मार्को रूबियो या जेडी वैंस। दोनों अपनी अपनी तरफ से ना आई थिंक पुल कर रहे हैं फेवर्स। और इसके चलते उन्होंने 2-3 बार पहले भी बोला है कि मेरी हिंदू वाइफ को क्रिश्चियन बनाना चाहिए। और अब ये तुलना, तो वो हो सकता है किसी एक लॉबी को रिझाना चाह रहे हैं, और उस रिझाने के चलते वो ऐसे वेरी इम्पोलाइट अनपॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जो उनको आगे जाके भारी पड़ सकते हैं। क्योंकि इंडिया को पाकिस्तान के साथ इक्वेट करना और साथ में अपनी अमेरिकन वाइफ को इस तरह से डेनिग्रेट करना एक खूनी के साथ, जहाँ वो डॉक्टर हैं और ये एक बहुत ही भयानक इंसान है जिसको जनरल कहते हुए भी शर्म आनी चाहिए हम सबको। तो उसने मिलिट्री का तो इतना बुरा दुरुपयोग कर रखा है, तो अपने ही लोगों के खिलाफ। अगर मैं इंडिया का छोड़ दीजिए, आप काफिर और मुसलमान वाला छोड़ दीजिए, वो मुसलमानों के मुसलमान का खून कर रहे हैं बैठ के अपने बिल्कुल देश में। ठीक है। तो तो ऐसे इंसान के साथ तुलना बिल्कुल सही नहीं करी है उन्होंने। बिल्कुल। देखिए, आप दोनों मेहमानों का जुड़ने के लिए डिबेट में और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए बहुत शुक्रिया, राजलक्ष्मी जोशी जी और श्रुतिदास गुप्ता जी। बड़ी खबर का रुख करेंगे, लखनऊ से आ रही है कोचिंग